सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। बात एशिया कप को लेकर बहुत ज़्यादा हो रही है, मगर अब बातचीत जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान पे धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हो गया। 14 सितंबर को महामुकाबला है, मगर उससे पहले पड़ोसी मुल्क से जो है बयानबाजियाँ शुरू हो गई हैं। पहले एक पूर्व क्रिकेटर ने चेतावनी दी थी, अब एक करंट क्रिकेटर ने जो है ना वो चेतावनी जो है वो टीम इंडिया को दे दी है। कितना दम है इस चेतावनी के अंदर, उस पर डिस्कस करेंगे। साथ में गौतम गंभीर को किसने पाखंडी कहा है उसके ऊपर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। दिलीप ट्रॉफी शुरू हो रही है, किन किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी दिलीप ट्रॉफी के अंदर, उस पर भी बातचीत करेंगे। मगर शुरुआत जो है वो हारिस राउफ पर ही करते हैं। किस तरीके से उन्होंने इंडियन टीम को चेतावनी दी है, क्या कहा है, उनका एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। हारिस राउफ ने भारतीय टीम को चेतावनी दी है। एशिया कप के मैच से पहले उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। यूएई में अभ्यास कर रही है पाकिस्तान की टीम, ट्राई सीरीज उनको खेलनी है, और वहां पर गेंदबाज ने कुछ ऐसा कहा जिसका एक छोटा सा क्लिप जो है ना वो वायरल हो रहा है। प्रैक्टिस सेशन में फैंस ने उनसे कुछ पूछा और बोला कि भाई इंडिया के साथ आपके 2 मैचेस लगभग नज़र आ रहे हैं। एक मैच तो है लीग स्टेज का, दूसरा सुपर 4 का, और अगर फाइनल में पहुंचे तो वो अलग कहानी है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों मैच ही अपने हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, ये बात हारिस राउफ ने जो ना पहले ही कह दी। अब हारिस राउफ शायद भूल गए कि ये बात तो उन्होंने कह दी, मगर उनको जो छक्का पड़ा था उसके बाद लोग विराट कोहली के नाम से उनको जानने लगे थे। ये स्पेस दे दे ज़रा, हैं और इंशाअल्लाह के अंदर, ठीक है। तो वहाँ विराट कोहली के नाम से उनको जानने लगे थे। उसके बाद अब वो, मेरे को लगता है वो सदमे से उभर आए हैं, जिसके बाद अब वो ये बातें बोल रहे हैं कि दोनों मैच अपने, पहले ही दोनों मैच अपने हैं यहाँ पर, और साथ में जो है वो अल्लाह का नाम भी जो है वो ले रहे हैं। सर, बड़बोलापन ना जो शुरू हो गया, कंपटीशन कोई है नहीं, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में और टीमों में अब बहुत फ़र्क आ गया। पहले वो फ़र्क उतना नहीं था, अब वो फ़र्क जो है ना वो 19-20 का नहीं रह गया, अब वो 15-20 का हो गया। मगर ज़बान जो है वो उतनी ही चलती है जितनी अपनी टीवी स्क्रीन पर बैठ के वो जो मर्जी बोल देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर भी जो मर्जी बोल दो और उसके बाद जो है ना मतलब वो चल जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर रिएक्शन भी आ जाएगा और दूसरी टीम जो है भड़क जाएगी। मेरे ख्याल से माइंड गेम्स हैं, गैर ज़रूरी है और गैर जिम्मेदाराना भी है, और ख़ास तौर पर उस खिलाड़ी से जिसका तो नाम ही विराट कोहली की वजह से हुआ। असल में मुझे हंसी आ रही है कुणाल, इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में जो आपने कहा कि 15-20 का फ़र्क है, अब वो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने रिप्लेस कर दिया है। किस सेंस में मैं बताता हूँ। पहले भारतीय फैंस जो है हमेशा इंतजार करते थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच पिछले कुछ वर्षों में इतना एक तरफा होने लगा कि वो अब उसका इंतजार भी नहीं रहता। वो रहता है चूंकि वो दोनों देशों के बीच इस तरह के संबंध है, इस वजह से रहता है। क्रिकेटिंग अगर आप डेप्थ की बात कर लें तो कहीं से कुछ नहीं। अब वो लड़ाई देखने को मजा आता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। 2007-8 की बात है और भारतीय टीम सीबी सीरीज खेल रही थी। आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हुआ करते थे, और बिल्कुल आंखों देखी बात बता रहा हूं। तो हम लोग ऐसे, उसमें बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स थे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल में पहुंचे थे, और उसमें से ये था कि जो भी टीम पहले 2 फाइनल जीत जाएगी, 2 मैचेस जीत जाएगी, वो फिर खत्म हो जाएगा टूर्नामेंट। तो 2 बड़े कमेंटेटर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के, वो आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने ये अपने लिहाज में कहा कि हम लोग को तीसरे मैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे मैच की जरूरत वाकई नहीं पड़ी थी, क्योंकि भारत ने पहले ही 2 मैच जीत लिए थे। तो वो जो ये कह रहे हैं, अब दूसरी दिक्कत क्या है कि अगर हारिस राउफ के सामने कैमरा लगा हुआ है, माइक लगे हुए हैं, तो वो क्या कहेंगे कि हम दोनों मैच हार रहे हैं? ये तो नहीं ही कहेंगे। तो अब उनको कुछ कहना है। मैं उनकी इस बात को, मतलब कतई अगर आप मुझसे कहें कि कुछ 1-2% गंभीरता से ले लीजिए, तो मैं कहूंगा कि मैं 1-2% भी गंभीरता से लेने को तैयार नहीं हूं। कैमरे ऑन थे, माइक सामने रहा होगा, उनको लगा होगा कुछ कहना है तो कह देते हैं। बाकी इस बात का सच्चाई से या सच के दावे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल जी। और राउफ का वो छक्का जो है ना, ये बातचीत करते करते याद आ रहा है जो विराट कोहली ने उनको सामने मारा था, ठीक है। उसके बाद उस शॉट को में आता होगा वो, हाँ, और उस शॉट को शॉट ऑफ द मिलानियम कह दिया गया था, जिस तरीके से वो सपने में आता होगा अभी भी उनको, जब भी वो सोते होंगे ना। क्योंकि एक फास्ट बॉलर को आप उस तरह से, मतलब जैसे झापड़ मारना कहते हैं ना, वो झापड़ मारने वाला वो छक्का था। वो उस छक्के की तुलना आप अगर शोएब अख्तर को जो सचिन ने मारा था 2003 वर्ल्ड कप में पॉइंट के ऊपर से, उस छक्के से करिए तो वो मतलब वो अमेजिंग शॉट ही अलग था। तो वो अभी सोते होंगे, जैसे शेन वॉर्न कहते थे ना, मुझे सचिन तेंदुलकर
सपने में आते हैं। तो वैसे ही हारिस रऊफ जब सोते होंगे तो उनको विराट कोहली का वो छक्का, आई एम 200% श्योर, इसमें मैं 200% श्योर हूँ कि जरूर आता होगा। विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं तो शायद हौसले जो है वो बुलंद हो गए हैं। चलिए लेकिन अब खतरा ये है कि अब जो ये नए लड़के खेल रहे हैं ना, वो तो और नहीं देखते कि सामने कौन है, वो और तेज हैं, वो और तेज है। और वो ये भी परवाह नहीं करते भाई इस वक्त इंडियन टीम की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है, या किसी भी फियरलेस क्रिकेटर की सबसे बड़ी यूएसपी यही तो होती है कि उसको इस बात से परवाह नहीं होती कि वो कहां पर खेल रहा है, उसके सामने कौन सी टीम है, उसके सामने कौन सा गेंदबाज है, उसको ये पता होता है उसको क्या करना है बस। अदरवाइज आप सोचिए जिस शॉट पे ऋषभ पंत के पैर में चोट लगी है, कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड की पिच पर रिवर्स स्वीप फास्ट बॉलर को, क्रिस वोक्स को मारने की कोशिश करेगा, सोचेगा भी नहीं। लेकिन है हम जिगरा है, खेलेंगे, लग गई चोट लग गई फिर मारेंगे। तो अब तो विराट तो फिर भी थोड़ा लिहाज कर सकते थे, अब वाले तो लिहाज भी नहीं करेंगे। बिल्कुल जी। और अभिषेक शर्मा टॉप से शुरू होते हैं। ठीक है, चलिए जी हारिस रऊफ का प्रदर्शन दिखा देते हैं। पिछले एक साल में उनके आंकड़े मतलब किस किस्म के रहे हैं। बहुत ही ज्यादा खर्चीले जो है ना इन्हें कहा जाएगा। इकॉनमी इनकी 9.10 की है। 15 मैचेस, 15 T20I मैचेस के अंदर 18 विकेट कुल इनके नाम है। ठीक है, 437 रन इन्होंने दे दिया 48 ओवर के अंदर। और जो दावे हैं वो बड़े बड़े किए जाते हैं कि भाई चलो दोनों मैच हमारे हैं और ये और वो, और ये इनके आंकड़े हैं। चलिए जी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूं एक बार दोबारा से कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस एशिया कप के अंदर भाई ये सरकार ने तय कर लिया है कि भाई अब इस पे कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रह गई है कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, मगर अगर हाँ मल्टी नेशन टूर्नामेंट होगा, आईसीसी का होगा, एसीसी का होगा, तो हम वहां पर खेलेंगे। ये चीज तय हो गई है। अब मुकाबले कम होंगे, मगर जो होंगे उनके लिए लोग इंतजार करेंगे। इस एशिया कप में ही 3 बार आपको ये महामुकाबला देखने को मिल सकता है। किस तरीके से हम आपको समझा देते हैं। 14 सितंबर को जो है वो पहला मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। एशिया कप में 3 बार ये टक्कर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो लीग स्टेज में टकराएंगे, दोनों ए ग्रुप में है। ए ग्रुप में है तो एक दूसरे से एक एक मैच खेलेंगे। अब हर 2 ग्रुप हैं, ए और बी। अब दोनों ग्रुपों में से जो 2 बेस्ट टीमें होंगी वो ऊपर जाएंगी सुपर 4 के अंदर। तो इंडिया के ग्रुप के अंदर इंडिया और पाकिस्तान प्रोबेबिलिटी 99% इसी बात की प्रोबेबिलिटी है कि वही जो है ऊपर जाएंगे। तो सुपर 4 में भी एक मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर वहां पर भी सब कुछ ठीक रहा तो 28 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल भी देखने को मिल सकता है। तो 3 बार जो है वो ये मुकाबला देखने को मिल सकता है। लोगों की एपेटाइट जितनी है ना कि भाई वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखे, वो सैटिस्फाई हो सकती है इस एशिया कप के अंदर, क्योंकि 3 मुकाबले अगर हो गए तो 3 मुकाबले इनफ होते हैं जिसमें दूसरी टीम को भी एहसास हो जाए कि भाई वो क्या है, और हमारे जो फैंस हैं दोनों टीमों के उनको भी पता लग जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो किस किस्म से होता है। सर 3 मुकाबले, मगर उससे पहले 2 मुकाबलों पे तो हारिस रऊफ ने बोल ही दिया कि भाई दोनों हमारे हैं। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि जो टीम यूएसए से हार जाती है अगर वो यूएई से ना हार जाए, क्योंकि वहां पर भी बड़े इंडियंस खेलते हैं। बड़े इंडियंस खेलते हैं। और इस वक्त दुनिया में जैसे हम लोग के समय में एक बड़ा मजाकिया चुटकुला चलता था ऐसे ही टांग खिंचाई के लिए कि हम क्लास में फर्स्ट आए हैं लेकिन नीचे से फर्स्ट आए हैं, पीछे से फर्स्ट आए हैं। तो वो पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो है वो बिल्कुल हॉट फेवरेट टीम है, टूर्नामेंट जीतने के लिए नहीं, उलटफेर करने के लिए। दुनिया की जो नई टीमें हैं, जो अपेक्षाकृत कमजोर टीमें हैं, जिसमें से कई टीमें ऐसे हैं जिनके प्लेयर्स शौकिया क्रिकेट खेलते हैं, बाकी फुल टाइम वो नौकरी करते हैं और शौकिया क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलना उन्हें अच्छा लगता है। वो टीमें भी जब आती हैं टूर्नामेंट्स पे, चाहे वो यूएसए की टीम हो और चाहे हाल फिलहाल में जितनी भी टीमों ने पाकिस्तान को हराया है, उनका जो टारगेट होता है ना वो ये होता है कि सबसे फ्रेजाइल टीम अगर कोई है उलटफेर के लिए और बड़े उलटफेर के लिए तो वो पाकिस्तान की टीम है। क्यों? क्योंकि एक तो हम पिछले शो में पाकिस्तान की टीम को लेकर बात भी कर रहे थे कि अभी भी उनका T20 जो है ना वो 170-180 रन पर अटका हुआ है। अब अगर 170-180 रन बना के आपने, और किसी यूएई की टीम का ही उदाहरण ले लीजिए, वहां पर अगर आपकी गेंदबाजी नहीं चली तो 170-180 रन बना लेंगे यूएई के प्लेयर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए वो हॉट फेवरेट हैं। अब हारिस रऊफ को ये सोचना चाहिए कि वो 2 मैच जो वो जीत लेंगे, दोनों मैच अपने ही हैं, वो भारत वाले मैच के लिए कह रहे हैं या ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया है मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो हो सकता है वो बाकी के जो मैचेस है ना जिसमें ओमान होगा, यूएई होगा, इस तरह के लिए कह रहे होंगे कि 2 अपने हैं, बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि अपने नहीं है। चलिए जी
5 खिलाड़ियों के बारे में जो है आपको बता देते हैं पाकिस्तान के, जो एक पॉसिबल खतरा जो है ना पैदा कर सकते हैं। देखिए आखिरकार तो गेम ऑफ क्रिकेट है, ठीक है, वो दिन पर निर्भर करता है। वो एक दिन कभी आपका बहुत ख़राब हो सकता है, किसी टीम का अच्छा हो सकता है, मगर पाकिस्तान के 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब अपने दिन पर जो है ना वो परेशान कर सकते हैं। फ़खर जमा है, इनको हर कोई जानता है, हसन नवाज़ हैं, बैटर हैं ये भी, सैम अयूब ओपन करते हैं, हारिस रऊफ़ की हमने बात कर ली, और शाहिन शाह आफरीदी जो चले तो चांद तक नहीं तो फिर शाम तक, ठीक है, वो वाला इनका हिसाब है। तो ये पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी हैं। देख के ना सर वही वाली फीलिंग आती है जो मुल्क को देख के आती है, जो टीम को देख के आती है, वही खिलाड़ी को देख के आती है कि जिस दिन तो दिन हुआ अल्लाह ताला की फजल से, वैसे जो ये बोलते हैं, तो उस दिन तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो होना है वो होना ही है। हाँ, लेकिन अगर आप फ़खर जमा का भी हम पूरा करियर देखें तो क्या याद आता है, वो एक इंडिया के खिलाफ पारी याद आती है। हाँ, इसमें एक चीज और भी है। देखिए फॉर्मेट क्यों आखिर ये जो आपने 5 खिलाड़ी चुने, उनका बड़ा एक बेसिक वजह है। उसकी वजह ये है कि सबसे छोटा फॉर्मेट है। हम हमेशा कहते हैं कि इस फॉर्मेट में उलटफेर की संभावना या आशंका सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अगर ये 5 में से मान लेते हैं फ़खर जमान चल गए, कोई एक दिन शाहीन शाह अफरीदी का हुआ, तो ये 5 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 से ही काम चल जाएगा। लेकिन फिर मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि अब इसी आप अपने ग्राफिक्स को पलट दीजिए और पाकिस्तान में जाके अगर पूछिए कि भारत के किन खिलाड़ियों से सावधान, तो वहां तो आपके 5 खिलाड़ियों से सावधान रहना है, यहां तो 11 से सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा, अभिषेक से शुरू कर लेते हैं। आप अभिषेक शर्मा से सावधान रहिए, शुभमन गिल से सावधान रहिए, तिलक वर्मा से सावधान रहिए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव से सावधान रहिए, फिर हार्दिक पांड्या से सावधान रहिए। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी एक टीम में कितने मैच विनर्स हैं, कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, तो वो भी रेशियो, जैसे आपने कहा ना कि अब वो दोनों टीमों का फर्क 15-20 का हो गया है, वैसे ही ये रेशियो भी कि किस टीम में ज्यादा मैच विनर्स हैं, ये रेशियो भी अब लगभग डबल का हो गया। वहां आपको 5 नाम दिख रहे हैं, यहाँ 5 मैंने गिना दिए, अभी बॉलर्स पे नहीं गया हूं। हाँ। तो ये फर्क है। सावधान तो रहना ही होता है, कोई भी मैच अगर आप खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान नहीं नेपाल से भी खेल रहे हैं, हाँ। तो भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। फॉर्मेट बड़ा मतलब उस तरह का है जो आपको कभी भी आपके लिए खतरा क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल लेकिन अगर ऑन अ पेपर, ऑन अ गिवन डे, भारतीय टीम का कहीं कोई मुकाबला है नहीं, मतलब इन खिलाड़ियों के सामने। मतलब अगर एज ए यूजुअल डे इन ऑफिस हुआ तो फिर उसके बाद ये टीम कहीं नहीं ठहरती है। बिल्कुल। चलिए जी, पाकिस्तान के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं और फिर इंडिया का प्रदर्शन भी देखेंगे कि पिछले 1 साल में T20I में किस किस्म का रहा है। पहले पाकिस्तान के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। 22 मैचेस खेले जी टीम ने, 9 जीते हैं, 13 हारे हैं। ये है पाकिस्तान का प्रदर्शन, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि पिछले 1 साल में इन्होंने 7 सीरीज खेली हैं, 3 सीरीज जीती हैं, उसमें से भी 2 सीरीज पाकिस्तान के अंदर थी। बाकी 1 सीरीज जो है इन्होंने जीती वेस्ट इंडीज में, जो एकमात्र इनका अचीवमेंट है, जो अभी जीती है, जो लेटेस्ट थी। उसके अलावा ये बांग्लादेश में हारे हैं, ये साउथ अफ्रीका में हारे हैं, जहां गए हैं हारे ही हैं। अब इंडियन टीम का परफॉर्मेंस आपको दिखा देते हैं। पिछले 1 साल में T20 इंटरनेशनल में किस किस्म का रहा है। 12 मैचेस हैं जी, 10 जीते हैं, 2 हारे हैं और सीरीज कोई नहीं हारी है, ठीक है। जब से सूर्या कप्तान बने जो 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया ने सीरीज कोई नहीं हारी। एक जिम्बाब्वे की सीरीज थी, उसमें शुभमन गिल कैप्टन थे, वो भी इंडियन टीम जीती थी। पहला मुकाबला हारी थी, उसके बाद 4 मुकाबले जीती थी, वो उलटफेर एक हो गया था, उसके बाद 4 मुकाबले, और यंग टीम जो है ना बड़ी वो वहां पर गई थी। तो यहाँ पर सर आंकड़ों के लिहाज से भी कोई कॉम्पिटिशन नजर नहीं आता। वहां पर तो आप अपने घर पे जैसे तैसे जीत रहे हो, यहाँ पर आप बाहर जा के भी जीत रहे हो। मतलब उसके अंदर कोई कॉम्प्लेसेंसी है ही नहीं। कोई एक आधा स्लिप अप तो इधर उधर हो ही जाता। आप क्रिकेट खेल रहे हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने स्टैम्प पेपर पे लिख के उतरे हो कि भैया हम ही जीतेंगे। तो मगर ये है कि कंसिस्टेंसी नज़र आती है, प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है। एक टीम ऐसी नज़र आती है जिसको हराना ना ऑन ए यूजुअल डे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे आपने नाम गिनाए, ऊपर से अगर पहले 7 में से कोई 2 बल्लेबाज भी चल जाते हैं तो आपका 170, 80, 90 का काम तो वैसे ही हो जाता है। और उसके बाद आपके पास गेंदबाज अगर जस बुमराह और अर्शदीप जैसे हो तो वो डिफेंड कर ले जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के कामयाबी में जो आपने वो वेस्ट इंडीज का टोर रखा, वहां भी 2-1 से जीते थे, वहां भी कोई ऐसा नहीं था कि मतलब आप 3 से जीत के आए। और दूसरी बात, वहीं पर उसके ठीक बाद जो वनडे सीरीज हुई थी उसमें पाकिस्तान की टीम 202 रन से हारी थी, जो 31 साल में 31 साल या 34 साल जहां तक मुझे याद है वेस्ट इंडीज ने वनडे सीरीज में अपने घर में हराया था। अब ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात ये कि वेस्ट इंडीज की टीम, आप निकल जाइए जरा लोगों से पूछिए कि वो वेस्ट इंडीज की टीम के 5 खिलाड़ियों के नाम बता दें, तो वो
वेस्ट इंडीज की क्रिकेट इस वक्त जिस तरह की है, जितनी फ्रेजाइल है, वहां भी वही वाला मामला है कि वहां भी खिलाड़ी जो है वो फ्रीलांस, ज्यादा बड़े खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। आपको T20 के सारे बड़े स्टार्स जो हैं वो वहां पर फ्रीलांस कर रहे हैं। यहां तक कि निकोलस पूरन ने संन्यास ले लिया क्यों? उनकी कमिटमेंट, भाई पैसे कमाने हैं उनको। मेरे ख्याल से 26-27 हाँ 26 साल के हैं संभवतः। कहने का आशय ये है कि आप अगर आपका डोमिनेट करना या आपका डोमिनेंस दिखता कैसे? दिखता ऐसे तो ये है कि अगर आप मान लेते हैं इंडिया जो है, मान लेते हैं उसका नेपाल से सीरीज है, हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, तो आप उनको 5-0 से हराएं, इससे नहीं होता, हरा तो रहे ही हैं। वो हार जीत का अंतर फिर कम से कम 100-150 रन का होना चाहिए, तब तो समझ में आएगा। पाकिस्तान चाहे अपने घर में खेले, चाहे अपने घर से बाहर जाकर खेले T20 फॉर्मेट में, वो जीत हार का जो अंतर है ना, जो कई बार आपको किस्मत से जीत मिल जाती है, जैसे आपने कहा किसी दिन ऊपर से कुछ ब्लेसिंग्स आ गई तो आप जीत गए, वरना वो जो कन्विंसिंग जीत है, वो कन्विंसिंग जीत से पाकिस्तान की टीम काफी अरसे से दूर है। जो भी जीता है वो बस जीत ही गए, बस समझ लीजिए, वो वाला मामला है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है ना वो गिरती चली गई है। और एक बस एक यही फॉर्मेट ऐसा है जिसके अंदर वो 1 घंटा, वो आधा घंटा अगर आपकी किस्मत चल जाए, आप चमक जाओ, तो फिर आप मैच निकाल सकते हो। ये फॉर्मेट उनको बेस्ट सूट करता है। रमीज राजा ने मेरे को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने साफ बोला था कि भाई ये फॉर्मेट जो है ना पाकिस्तान को बहुत सूट करता है। आए 1-2 घंटे चमके, मैच निकल गया तो निकल गया। जैसे ही फॉर्मेट बड़ा होता जाएगा वो पाकिस्तान की टीम एक्सपोज होती चली जाएगी, क्योंकि कंसिस्टेंटली वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से गंभीर आरोप जो है ना वो गौतम गंभीर पर लगाए गए हैं और उनके नॉट सो फ्रेंड मनोज तिवारी ने लगाए हैं, जिनसे उनका काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास भी रहा है। क्या बोला है वो आपको दिखा देते हैं। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने गंभीर को पाखंडी बता दिया है। उन्होंने मनोज तिवारी ने गंभीर का पुराने बयान जो था उसका जिक्र किया है, जब वो टीम इंडिया के साथ नहीं जुड़े हुए थे, पॉलिटिक्स में थे। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि अब क्या बदल गया, अब तुम टीम इंडिया के कोच बने हुए हो और पाकिस्तान से ही मैच खेलने जा रहे हो। अभी तो ये एकदम वॉर लाइक सिचुएशन भी हो गई थी। और उन्होंने ये बोला कि गंभीर विरोध में अब इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं, कि भैया मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आप पाकिस्तान से खेलोगे। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कोई तर्क नहीं है बात का। हर चीज का जिसको हम कहते हैं कि हर चीज के लिए एक फ्लो चार्ट होता है। आप ABCDEFGH पढ़ते हैं, आप ADBC की भाई 26 हैं पढ़ तो दिए। मनोज तिवारी जो कह रहे हैं, अगर उनको कहना ही है तो वो अपनी बात सिर्फ यहां पर खत्म कर दें कि क्यों खेल रहे हैं। गौतम गंभीर खिलाड़ी के तौर पर अभी नहीं है, गौतम गंभीर कोच है। कोच का काम ये फैसला लेना नहीं होता है। और संन्यास ले लेना या ये इस्तीफा दे देना ये भी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो अगर आपको आपत्ति उठानी है, आप BCCI पर आपत्ति उठाइए। अगर आपको आपत्ति उठानी है, आप भारत सरकार पर आपत्ति उठाइए कि भाई हम क्यों खेल रहे हैं। लेकिन गौतम गंभीर कौन होते हैं? वो तो जॉब कर रहे हैं। हाँ, जॉब कर रहे हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। मतलब BCCI ने उनको कोच की जिम्मेदारी ऐसे नहीं दे दी कि सुनो कल से आप हेड कोच बन जाओ। अच्छा जी मैं बन जाता हूं, चलो जी बन गए कोच, पैसे आ जाएंगे जी आपके अकाउंट में जी। सबको ऐसा तो नहीं कि सब कुछ मुंह जबानी चल रहा है, सब कुछ ऑन पेपर है ना। और जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट होती है, वैसे ही कोचेस के साथ भी होती है। इवन हर एक सपोर्ट स्टाफ के साथ होती है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। उसमें ये बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा उसमें कि आप BCCI के फैसले से जो है सहमति जताएंगे, आप BCCI के फैसले के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो अगर और जब साफ साफ कह दिया गया कि भाई हम क्यों नहीं खेल रहे हैं, आप क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि ये मल्टी नेशन टूर्नामेंट है, वहां पर मुझे लगता है ये बहस खत्म हो जानी चाहिए थी। क्योंकि जब हम अगर पाकिस्तान और BCCI ने और भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो थ्योरी चल रही थी ना कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, एक काम करते हैं न्यूट्रल वेन्यू पर एक सीरीज प्लान कर देते हैं। उन्होंने कहा आप अमेरिका में प्लान कर लीजिए, नहीं खेलेंगे। और सिर्फ क्रिकेट नहीं, कोई भी खेल नहीं खेलेंगे। मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग इनफ मैसेज है। इससे ज्यादा आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं ना। आपने वो स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से। अब आप ICC के टूर्नामेंट में और ACC के टूर्नामेंट में नहीं जाएंगे तो फिर आप भी कहीं ना कहीं वही होगा कि फिर हम अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और उसकी वजह से टूर्नामेंट हमारे हाथ से नहीं। बिल्कुल फिर बुली करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पावर है। लोग ACC हो या ICC आपके सामने इवेंचुअली झुकेगा तो फिर वो बुली करना हो जाएगा। उसमें फिर कोई तर्क नहीं रह जाएगा, कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा। चलिए जी, मनोज तिवारी की अपनी दिक्कत है, कुछ दिक्कतें उनके साथ हो भी गई थी। गौतम गंभीर को लेकर तू मैं उनसे हो चुकी है। सिर्फ गौतम गंभीर को लेकर नहीं, मनोज तिवारी की दिक्कत ही यही है कि मनोज तिवारी वो शायद जो मौके की नजाकत भांपनी होती है ना। भाई आप मुझे ये बताइए कि एक
स्कूल की टीम के प्लेयर में, एक यूनिवर्सिटी की टीम के प्लेयर में, एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर में, एक इंडिया के प्लेयर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? मैच्योरिटी का। और तो कुछ नहीं है, वो बल्ला वैसे ही पकड़ता है, उसकी आईसाइट वैसे ही होती है, स्टांस वैसे ही होता है, मैच्योर होता जाता है। अब उनके साथ शायद उनकी जो वो दिक्कत है वो ऑस्ट्रेलिया टूर की है, उसी ऑस्ट्रेलिया टूर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहां उनको बुलाया गया, उसके बाद उनको शायद नेक्स्ट डे ही खिला दिया गया, जहां तक मुझे याद है, मैं वो टूर कवर भी कर रहा था, और वो उसमें शायद दहाई के आंकड़े को नहीं पार कर पाए थे, 2 या 3 रन या शायद बगैर खाता खोले आउट हो गए थे। करियर उस तरह का चला नहीं जो चलना चाहिए था। अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, जिस तरह का उनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है, अगर उस रिकॉर्ड का वो कुछ परसेंटेज भी नेशनल में कन्वर्ट कर पाते तो शायद इस तरह की बातें ना करते। वो कई बार झुंझलाहट में भी चीजें निकल जाती हैं। बिल्कुल जी, फ्रस्ट्रेट भी बंदा हो जाता है। चलिए जी, अब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लेते हैं। 28 अगस्त से दिलीप ट्रॉफी के मुकाबले जो है ना वो शुरू हो रहे हैं, और सुबह 9:30 बजे मुकाबले शुरू होंगे। बेंगलुरु में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहीं पर सारे मुकाबले जो है उस तरीके से खेले जाने हैं। भारतीय टीम के कई बड़े नाम जो है घरेलू मैचेस में नज़र आएंगे, मगर जो ध्यान रहेगा वो कुलदीप वगैरह पे तो रहेगा ही, मगर सबसे ज़्यादा श्रेयस अय्यर और सरफराज खान पर रहेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन आपके लिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस होने वाले हैं आफ्टर दिस एशिया कप, उसके लिए दावा ठोक सकते हैं। क्योंकि भाई अब इससे ज़्यादा आप क्या ही करोगे, आप सिलेक्टर को तो यही दिखाओगे ना कि भाई आपका जो प्रीमियर डेज टूर्नामेंट है उसके अंदर भी मैंने डबल सेंचुरी लगा दी या सेंचुरी लगा दी है, अपनी टीम को जिता दिया। उससे ज़्यादा आप क्या ही कर सकते हो। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेल रहे हो तो वहाँ पे जो उनका प्रीमियर टूर्नामेंट है, जो दिलीप ट्रॉफी है, उसके अंदर आप बेस्ट करके दिखाओ। तो वो श्रेयस अय्यर पर और सरफराज खान पर नज़रें ज़रूर रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि संभवतः एक ही नाम इसमें से आप आता हुआ देखेंगे, वो नाम होगा श्रेयस अय्यर का, क्योंकि उनको लेकर बातचीत चल रही है। उनको लेकर मुझे लगता है शायद जो भी नाराजगी रही होगी, मतलब अगर कहीं कोई नाराजगी थी जब उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला, जब उनका करार से की लिस्ट से उनको बाहर किया गया, अब मेरे ख्याल से सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अब जेन्युइनली जगह नहीं बन रही है, और अगर जेन्युइनली जगह बनेगी जैसे ही, वो मेरे ख्याल से ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट एंटर, वो उनको जगह मिल जाएगी। सरफराज मुझे लगता है शायद इंतजार करना पड़ेगा, 2 बजे हैं, एक सीधी सी बात कि अभी फिर वो जगह वाला इशू भी है, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत कुछ खटपट भी हुई है, मतलब वो निकल कर नहीं आई उस तरीके से, लेकिन कुछ खटपट हुई है, वरना एक ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्मेंस करने के बाद वो बाहर हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत खराब खेल रहे थे बाहर कर दिया गया, वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे थे। थोड़ा सा समय उनको और मिल सकता था, लेकिन अब ये सरफराज ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि टीम के डेकोरम को लेकर, ड्रेसिंग रूम के डेकोरम को लेकर क्या उन्होंने कोई गड़बड़ी की है, और अगर उस गड़बड़ी को उन्होंने स्वीकार कर लिया होगा, अगर उसके लिए जो भी माफीनामा होता है या जाकर आप एक खेद व्यक्त करते हैं वो सब कर दिया गया होगा, तब तो बात अलग है। वरना मुझे लगता है शायद श्रेयस अय्यर ज्यादा बड़े दावेदार हैं वापसी के लिए। बिल्कुल जी, और इस डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पर भी हमारी नज़र रहेगी। यहाँ पर खिलाड़ी क्या करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े नाम जो है ना वो आपको इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में नज़र आएंगे। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। मुझे और सर को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।